जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म द नागपुर फाइल्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें पैंडमिक का समय दिखाया जाता है, जहां पे बहुत ज़्यादा मौतें हो रही थी क्योंकि अस्पतालों में दवाइयाँ कम थी और पेशेंट्स ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वहाँ पे मौत की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी शमशान घाट के पास एक आदमी आता है जिसने अपना मुंह ढका हुआ था और अपनी गाड़ी से वो एक लाश को निकालता है और नदी में फेंक देता है। एक बूढ़ा आदमी जब उसे ये करता हुआ देखता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और पुलिस जब वहाँ पे पहुँचती है तो वो छानबीन में लग जाती है, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन दयानंद पांडे की लाश है। इस केस को सॉल्व करने के लिए प्रेक्षा नाम की इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है और वहाँ पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से गौतम भी आया होता है ताकि वो उस लाश की छानबीन कर सके। प्रेक्षा गौतम से पूछती है कि आखिर ये मर्डर कैसे हुआ होगा, तो वो उससे कहता है कि वो इसका पोस्टमार्टम करेगा और उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। अगले दिन प्रेक्षा जब पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे एसीपी अपने कैबिन में बुलाती है और उससे पूछती है कि दयानंद का केस कहाँ तक पहुँचा। प्रेक्षा उसे बताती है कि उसकी पोस्टमार्टम हो गई है और रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो कैसे मरा होगा। प्रेक्षा अपने घर में अपने पिता के साथ रहा करती थी और उसका पिता ही पहले पुलिस इंस्पेक्टर हुआ करता था, लेकिन एक हादसे की वजह से उसका राइट हैंड कट गया था, जिसकी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था। प्रेक्षा अपना पुराना घर बेचकर एक नई जगह फ्लैट लेना चाहती थी, इसीलिए उसने एक डीलर से बात भी करी थी, लेकिन उसके लिए उसके पिता के साइन चाहिए थे, इसीलिए वो लेफ्ट हैंड से अपना साइन वैसे ही हूबहू करने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन प्रेक्षा फॉरेंसिक लैब जाती है उस लाश की रिपोर्ट्स लेने के लिए। गौतम उसे बताता है कि विक्टिम को किसी भारी ऑब्जेक्ट से सर पे मारा गया था और इसके दांत में भी कुछ मांस के टुकड़े मिले हैं। तभी दयानंद की वाइफ और उसका भाई वहां पर आता है उसकी लाश देखने के लिए और प्रेक्षा उसकी वाइफ को अंदर बुलाती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये उसी की लाश है या नहीं। उसकी वाइफ जब उसकी लाश को देखती है तो वो रोने लगती है और प्रेक्षा उससे पूछती है कि क्या वो वेजिटेरियन था या नॉन वेजिटेरियन, तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो प्योर वेजिटेरियन थे। ये सुन के प्रेक्षा हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर वो वेजिटेरियन था तो मांस का टुकड़ा उसके दांतों में कैसे आ गया। उसके बाद वो उसकी फैक्ट्री जाती है जहाँ पे चमड़े का काम हुआ करता था और वहाँ पे वो सभी छानबीन करने लगते हैं। गौतम को वहाँ पे एक बॉल मिलती है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, तो वो उसे रख लेता है ताकि वो उसकी निरीक्षण कर सके। प्रेक्षा जब एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की जो कि वहाँ पे काम किया करती थी वो कई दिनों से गायब है और उस लड़की का नाम भी प्रेक्षा ही था। वो दयानंद के साले से पूछती है कि आखिर वो लड़की कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर उस लड़की का नाना उसके दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन आया था ताकि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा सके और वो अपनी नाती के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। प्रेक्षा इधर दयानंद के घर जाती है उसकी वाइफ से पूछताछ करने के लिए, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ एक कैंपेन लॉन्च कर रही है ताकि वो डायबिटीज़ पेशेंट को ठीक कर सके, इसीलिए वो उससे अपने पिता के लिए भी वो दवाइयाँ ले लेती है। अगले दिन प्रेक्षा फॉरेंसिक लैब में जाती है जहाँ गौतम उसे वो बॉल दिखाता है और उसे बताता है कि इसके ऊपर जो खून लगा हुआ है वो दयानंद पांडे का है और इसके ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स भी हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स आना अभी बाकी है, यानी किसी ने इस बॉल को पकड़ के उसके सर पे बहुत ही जोर से मारा था। कुछ देर बाद एसीपी प्रेक्षा को कॉल करती है और उससे पूछती है कि ये केस कहाँ तक पहुंचा, तो वो उससे कहती है कि वो इस केस की छानबीन में लगी हुई है और बहुत जल्द वो उस केस को सॉल्व भी कर देगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जो कि गायब थी वो कौन थी। दरअसल वो एक लड़की एक रैपर थी, पर उसका नाना उसे मना करता था रैप करने के लिए, लेकिन उसका सपना था अपने दोस्त सैंडी के साथ फेमस होने का और वो दोनों मिलकर अक्सर वीडियोस बनाया करते थे। उसके नाना ने उससे ज़बरदस्ती कह के वहाँ दयानंद के पास जॉब लगवाई थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, ना कि रैप कर सके। उस लड़की का अफेयर दयानंद के साले के साथ था और इसके बारे में दयानंद को पता नहीं था। अगले दिन प्रेक्षा उसके साले से पूछताछ करने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पॉलिटिशियन नाना भी होता है जो कि दयानंद का अच्छा दोस्त था। वो उसे पूछता है कि दयानंद को किसने मारा, तो वो उससे कहती है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है और वो जल्दी पता लगा लेगी कि आखिर उसका कातिल कौन है। उसके बाद प्रेक्षा उस लड़की के नाना से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसका नाना उससे पूछता है कि उसकी लड़की कहाँ पर है, लेकिन प्रेक्षा उसे बताती है कि अब तक वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। उसका नाना उससे कहता है कि वो हमेशा सैंडी के साथ गाने गाया करती थी, इसीलिए प्रेक्षा सैंडी के पास जाती है और उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन सैंडी बहुत ही डरा हुआ होता है जो कि उसे ढंग से कुछ बात नहीं बता रहा होता। तभी प्रेक्षा वहाँ पे एक मुंह ढके हुए आदमी को देखती है जो कि उसे घूर रहा था और जब वो उसे रोकती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है, तो उससे वही आदमी था जो कि दयानंद की लाश को डंप करने के लिए आया था। फिर हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ दयानंद प्रेक्षा से बहुत ज़्यादा चिढ़ा करता था क्योंकि वो एक गरीब घर से आती थी और उसे गरीब लोगों से बहुत ही नफरत थी। वो जब उसकी ड्रेस पे एक कपड़ा देखता है तो वो उससे कहता है कि वो जल्दी से उसे हटाए। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे इंस्पेक्टर प्रेक्षा गौतम के बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी और वो दोनों एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। फिर कहानी पास में जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि दयानंद प्रेक्षा के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करता था और उसने एक दिन अपना सामान नाली में डाला और उसे उठाने के लिए कहा था, जिससे प्रेक्षा बहुत ज़्यादा जलील हुई थी। इसीलिए वो रात को अपने दोस्त सैंडी के साथ दयानंद के घर के बाहर गई और उसकी खिड़की पे पत्थर मार के वो वहाँ से भाग निकली थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे गुड्डू को इंटरोगेशन के लिए बुलाया हुआ था। प्रेक्षा उससे पूछती है कि उसका जीजा और उसका रिश्ता कैसा था, तो वो उसे बताता है कि उनके बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। उसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रेक्षा के बारे में पूछती है, तो गुड्डू से झूठ कहता है कि उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। प्रेक्षा उससे पूछताछ कर ही रही होती है, लेकिन तभी एसीपी वहाँ पर आ जाती है
और उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो इस केस को छोड़ दे, कि ये लोग बहुत बड़े हैं और ऊपर तक इनकी पहुंच है, तो भला इसी में होगी कि इस केस को छोड़ दिया जाए। ये सुन के प्रेक्षा समझ जाती है कि एसीपी करप्ट है और ज़रूर उन लोगों ने उसे पैसे खिलाए हैं। तभी उसे वो पॉलिटिशियन कॉल करता है और उसे कहता है कि उसने सुना है कि वो एक अपार्टमेंट लेना चाहती है, तो चिंता ना करे, उसने उस बिल्डर से बात करी है और वो उसे वो अपार्टमेंट दे देगा। प्रेक्षा सुन के हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि अगर वो पॉलिटिशियन से ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर इसके पीछे उसका ही हाथ है। रात को गौतम के साथ एसीपी के घर जाती है और उसका कांच तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है। तभी गौतम को एक कॉल आता है जहाँ पे पुलिस को एक लाश मिली थी और वो प्रेक्षा को भी अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो देखती है कि वो उसी लड़की की लाश है जो कि दयानंद के ऑफिस में काम करती थी, यानी किसी ने उसे मार के वहाँ पर डंप कर दिया था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर उसे कातिलों तक पहुंचना ही होगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इस केस से उसे निकाल दिया गया था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो अपने सस्पेंशन का लेटर देखती है और जब वो एसीपी के पास जाती है उसका रीज़न पूछने के लिए, तो एसीपी उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है जिसमें वो उसके घर का कांच तोड़ रही थी। एसीपी उससे कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब वो उसके घर का कांच तोड़ेगी, इसीलिए उसे सस्पेंड करना ही सबसे बढ़िया रहेगा। प्रेक्षा बहुत ही घबरा जाती है और अपने घर जाती है, जहाँ उसका पिता उसे बताता है कि 35 साल उसने इंस्पेक्टर की नौकरी करी है, वो भी बिल्कुल ईमानदारी से, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और उसके साथ के लोग जो कि रिश्वतखोर थे वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी को समझाता है कि वो भी स्मार्ट बने, ना कि उसकी तरह ना समझ जो कि जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया। प्रेक्षा गौतम को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसके पोस्टमार्टम में क्या आया, तो वो उसे बताता है कि इस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और उसके पॉकेट में उसे कुछ वैक्सीन्स मिली हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है और अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि शायद वो ये सप्लाई करती होगी। उसके बाद वो एक केमिस्ट पे जाती है जहाँ पे वो वही दवाई मांगती है और केमिस्ट वाला उससे 10 लाख रुपए मांगता है उस दवाई के बदले। जब अपने डीलर को बुलाता है तो वो देखती है कि वो डीलर कोई और नहीं बल्कि सैंडी है और वो सैंडी से पूछती है कि आखिर इतनी महंगी दवाई उसके पास कहाँ से आई। तब सैंडी उसे सच बताता है और उसे कहता है कि प्रेक्षा और उसके पास पैसे नहीं थे वीडियो बनाने के, और जो पॉलिटिशियन नाना है वो देश पांडे को ये वैक्सीन सप्लाई किया करता था और उसके ही स्टोरेज फैसिलिटी में रखता था ताकि वो उसे ब्लैक में बेच सके। प्रेक्षा को जब पता चला तो उन दोनों ने मिलकर वहाँ से कुछ चोरियां करनी शुरू कर दी और उन दवाई को बेच के वो लोग पैसे कमाते थे और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते थे। एक दिन प्रेक्षा जब वो चुरा रही थी तो दयानंद ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे मारने लगा था, इसीलिए प्रेक्षा ने उसकी बॉल उठा के उसके सर पे मारा था और ये देखने के बाद वो भी वहाँ से भाग गया था और उसे नहीं पता कि आखिर प्रेक्षा कहाँ पे गायब हो गई। अब इंस्पेक्टर प्रेक्षा सैंडी को लेकर उस फैक्ट्री में जाती है और उस दवाई को ढूंढने लगती है, जहाँ पे उसे वो स्टोरेज मिल जाता है जहाँ पे ढेर सारी दवाइयाँ रखी हुई थी। तभी वहाँ पे वो मास्क मैन आ जाता है जो कि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था और वो उन सबको पीट के बेहोश कर देता है। प्रेक्षा जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसने गौतम को भी बंदी बना रखा है, इसीलिए गौतम की वाइन को लेती है और पूरे स्टॉक पे फेंक देती है और जब वो बंदा वहाँ पर आता है तो वो उसे आग लगाने की धमकी देती है। उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा था, तो बंदा उसे बताता है कि वो नाना का आदमी है और उसे पता चला था कि दयानंद के यहाँ से चोरी हो रही है, इसीलिए उसने दयानंद को जान से मार डाला था और प्रेक्षा ने सब देख लिया था, इसीलिए प्रेक्षा को भी उसने जान से मार डाला था। तभी इंस्पेक्टर के हाथ से वो लाइटर गिर जाता है और वहाँ पे आग लगने लगती है और इंस्पेक्टर और वो बंदा मिलकर उसे बुझाने लगते हैं। जब वो आग बुझ जाती है तो बंदा उस पर गन तान देता है उसे जान से मारने के लिए, लेकिन तभी सैंडी पीछे से आके उस बंदे पे हमला कर देता है जिससे उसकी गन चल जाती है और गोली गौतम के पैर के आर पार हो जाती है। प्रेक्षा गौतम को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती है और उसे वहाँ पे भर्ती करती है और वो देखती है कि वहाँ पे कई सारे लोग दवाई के बिना मर रहे हैं, इसीलिए वो उस दवाई को फ्री में वहाँ पर बांटने लगती है। और जब न्यूज़ वाले उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये दवाई कहाँ से लाई, तो चाहती तो वो पॉलिटिशियन नाना भाई को एक्सपोज कर सकती थी, लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट आंसर करती है जहाँ पे वो कहती है कि ये सब कुछ नाना भाई की तरफ से है। ये सुन के नाना भाई भी खुश हो जाता है और इलेक्शन में उसे ही जिताया जाता है। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ नाना भाई की बदौलत प्रेक्षा ने वहाँ पे फ्लैट ले लिया था और वो गौतम और अपने पिता के साथ वहीं पर रह रही थी। तभी सैंडी वहाँ पर आता है और उसके कांच तोड़ देता है और प्रेक्षा जब उसे देखती है तो वो मुस्कुराने लगती है। सैंडी ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि वो रिश्वतखोर बन गई थी और वो सच का साथ नहीं दे रही थी, और अगर उसने रिश्वत ली भी तो उसने सैंडी का कोई भला नहीं किया, बल्कि सैंडी की दी हुई इन्फॉर्मेशन की वजह से ही आज वो वहाँ पर थी। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।